हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में से इशू ऑफ डिबेंचर्स के 10th पार्ट के बारे में। इसकी 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स के 10th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में। यानी अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ एडिशनल सिक्योरिटी इशू करती है, इन दैट केस क्या अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं और कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी की सारी डिटेल्स आज हम अंडरस्टैंड कर लेंगे इस लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलेटरल सिक्योरिटीज होती क्या हैं। बेसिकली कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। जब एक कंपनी कोई लोन एक्वायर करती है किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से, तो बदले में उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी एज अ गिरवी रखनी पड़ती है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी या वो एसेट जो गिरवी रखी गई है वो वैल्यू कम हो जाए उसकी, इन दैट केस कंपनी को एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। एट दैट टाइम कंपनी एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने लोन एक्वायर किया, बैंक लोन एक्वायर किया 10 लाख का, और बदले में उसने अपनी कोई एसेट गिरवी रख दी, मोर्गेज कर दी, और जिसकी वैल्यू है 8 लाख। इन दैट केस क्योंकि सिक्योरिटी की अमाउंट कम है, इसलिए बैंक एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। और एट दैट टाइम एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी को 2 लाख के डिबेंचर्स इशू करने पड़े एज अ एडिशनल सिक्योरिटी। यहां पर हमें कह रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी अलॉन्ग विद सम प्रिंसिपल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी एक ऐसी एडिशनल सिक्योरिटी है जिसमें प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ती है अगर आप बैंक से लोन एक्वायर करते हो। अ लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज ऑलवेज सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ एन एसेट। आप सबको पता है कि अगर बैंक से कोई भी लोन एक्वायर किया जाता है तो आपको बदले में कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रखनी पड़ती है। बट व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉल शॉर्ट और इनएडिक्वेट, लेकिन अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने गिरवी रखी है वो कम हो जाए एज कंपेयर टू बैंक लोन, देन अ कंपनी नीड्स टू गिव सम एडिशनल सिक्योरिटी कॉल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सो इन दैट केस कंपनी को एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। So hence a company may issue some debentures as an additional security called as issue of debentures as a collateral security. So इसका मतलब जो भी कंपनी अपनी एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स इशू करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। Once all loan amount with interest is repaid by the company, debentures are returned by the lender. क्योंकि आपने डिबेंचर्स एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर दिए हैं, जब आप बैंक का लोन क्लियर कर दोगे, सारी पेमेंट वापस कर दोगे, तो आपके डिबेंचर्स भी आपको वापस मिल जाएंगे। बैंक आपको आपके डिबेंचर्स वापस कर देगा। लेकिन इफ कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे दी लेंडर में एक्सरसाइज देयर कंट्रोल टू रिकवर दी अमाउंट। लेकिन अगर एक कंपनी अमाउंट टाइमली पे नहीं कर पाती विद इंटरेस्ट, तो जिसके पास डिबेंचर्स हैं वो उसकी अमाउंट रिकवर कर सकता है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर कोई भी कंपनी एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स इशू करती है तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, 2 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कोलेटरल सिक्योरिटीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपनी बुक्स में। फर्स्ट मेथड इज when journal entry is not passed। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जर्नल एंट्रीज नहीं पास की जाती क्योंकि डिबेंचर्स कैश के बदले में इशू नहीं किए गए हैं, वो एज अ सिक्योरिटी इशू किए गए हैं।
इन दैट केस अगर जर्नल एंट्रीज नहीं पास की जाएंगी तो हमें इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में शो करना होगा। इसके ऑपोजिट सेकंड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें जर्नल एंट्री पास करने को बोली जाएगी और इसमें हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। सो इन दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अंडर दिस मेथड नो जर्नल इज प्रिपेयर्ड, ओनली एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है, क्योंकि आपने डिबेंचर्स जो इशू किए हैं वो एज अ सिक्योरिटी इशू किए हैं, बदले में आपको कोई कैश नहीं रिसीव हो रही। सो फर्स्ट मेथड में आपको सिर्फ बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है जो कि हमें शो करेगा कि कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक से लोन लेने के लिए। ऐसे ही सेकेंड मेथड हमारे पास क्या आता है, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, जब आपको जर्नल एंट्री पास करने के बारे में बोला जाएगा। अंडर दिस मेथड a single journal entry is to be prepared for issue of debentures as a collateral security. So इस मेथड में आपको बैलेंस शीट तो बनानी ही होगी, लेकिन बैलेंस शीट के साथ आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी होगी डिबेंचर्स को इशू करने के लिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के रिटन नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो हो या फिर मैक्रो हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं हयात लिमिटेड टू का लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो 8 लाख का लोन एक्वायर किया गया है, हयात लिमिटेड ने एक्वायर किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, एंड इशूड 10,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सो एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर उसने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए और एक डिबेंचर है ₹100 का, यानी उसने 10 लाख एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाए हैं और सारी की सारी अमाउंट डिबेंचर्स में ही इशू की गई है। हाउ विल बी द इशू ऑफ सिक्योरिटीज बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में ये जो इशू की गई है सिक्योरिटीज, इसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैसे शो करोगे? दोनों ही केसेस में व्हेन जर्नल एंट्रीज इज नोट पास्ड एंड व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं और यहां पर हम अपना रफ वर्क नोट कर लेते हैं। लोन एक्वायर किया गया है 8 लाख का, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्वायर किया गया और इसके बदले में डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 9% वाले 10,000 ऑफ ₹100 ईच। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। सो इसको अब हमें बैलेंस शीट में प्रिपेयर करना होगा, बैलेंस शीट में डायरेक्टली शो करना होगा, क्योंकि फर्स्ट केस में हमें कोई जर्नल एंट्री पास करने के बारे में नहीं बोला गया। सो ये हमारे पास फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, देन उसके बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। सो यहां पर लिख देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट्स टू अकाउंट्स में हमें किस चीज का नोट प्रिपेयर करना है? डिबेंचर्स जो हमने इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब क्योंकि डिबेंचर्स बोरोविंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं, हमने बैंक लोन लिया है वो भी बोरोविंग्स हैं, तो इसका मतलब हमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के लिए ही वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। चाहे आप उसको बैंक लोन के लिए समझ लीजिए, चाहे वो आप डिबेंचर्स के लिए समझ लीजिए, दोनों के लिए एक ही हमें नोट प्रिपेयर करना है, वो क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे सो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हमने बैंक से लोन लिया है जिसके बदले में हमें डिबेंचर्स इशू करने पड़े। सो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी क्या है? बैंक लोन, जो हमने लोन एक्वायर किया है। सो यहां पर हम लिख देंगे बैंक लोन लिख सकते हैं या फिर लोन फ्रॉम SBI,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब क्योंकि लोन हमने 8 लाख का एक्वायर किया है, सो यहां पर अमाउंट कितनी शो की जाएगी, 8 लाख। अब आपको याद होना चाहिए कि जो आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो वो आपने बैंक से लोन लिया है, इसलिए आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। इसका मतलब डिबेंचर्स के बदले में आपके बिजनेस में कोई पैसा रिसीव नहीं हो रहा। सो इसीलिए आपको डिबेंचर्स रिकॉर्ड नहीं करने हैं, आपको सिर्फ यहां पर एक नोट प्रिपेयर कर देना है और मेंशन कर देना है कि आपने 8 लाख बैंक लोन लिया है जिसके बदले में आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, secured by issue of 10,000 9% debentures of rupees 100 each। अब क्योंकि डिबेंचर्स आप लोन के बदले में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रहे हो, सो इसीलिए इसकी कोई अमाउंट आपको शो करने की जरूरत नहीं है। 8 लाख आपको रिसीव हुआ है बैंक लोन से, जिसके बदले में आपने डिबेंचर्स एज अ सिक्योरिटी इशू की है। सो ये सिंपल सा वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा। वर्किंग नोट प्रिपेयर करने के बाद फाइनली अब हम यहां पर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी। सो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट हमें गिवन होगी वो हम यहां पर मेंशन कर देंगे। सो बैलेंस शीट में फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हमारे पास क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन क्योंकि हम यहां पर सिर्फ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, सो हमें सारा फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली उस अमाउंट को एंटर करना है जिसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, यानी बैंक लोन। सो क्योंकि बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटीज है, सो इसलिए आपको डायरेक्टली यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज एंटर करनी होंगी। सो नॉन करंट लायबिलिटीज में हम यहां पर क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का वर्किंग नोट हमने यहां पर प्रिपेयर किया है। सो वर्किंग नोट हम यहां पर मेंशन कर देंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन जिसकी अमाउंट है 8 लाख। सो ये हमें डायरेक्टली यहां पर मेंशन कर देने। डिबेंचर्स का यहां पर कोई यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि डिबेंचर्स को लेकर हमने जर्नल एंट्री भी पास नहीं की है और हम उसको कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। हम उसको सिर्फ एज अ एडिशनल सिक्योरिटी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर उसका नोट मेंशन कर दिया। सो जब जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी तो आपके लिए नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो इसलिए ये नोट आपको जरूर मेंशन करना है। सो ऐसे सेकंड केस हमारे पास आता है व्हेन जर्नल एंट्रीज इज पास्ड। सो इस केस में आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी और जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री पास की जाती है डिबेंचर्स को इशू करने की। सो एंट्री हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो सेकंड केस में एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब आपको याद रखना होगा कि आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी डिबेंचर्स इशू करने के टाइम पर आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस आपने बैंक लोन लिया है, बैंक लोन की जो अमाउंट मिलेगी उसकी एंट्री हम पास नहीं करने वाले। हमें सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री पास करनी है। और क्योंकि डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू किए गए हैं इसलिए इसकी कोई भी जर्नल एंट्री में बैंक यूज तो हो ही नहीं रहे, तो इसका मतलब हम यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। हमें क्या यूज करना होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सो कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है, 10,000 ऑफ रुपीज 100 ईच। इसका मतलब कंपनी ने एज ए एडिशनल सिक्योरिटी कितने रुपीज के डिबेंचर्स इशू किए हैं,
दैट इज 10 लाख। अब क्योंकि डिबेंचर्स इशू किए गए हैं सो इसलिए आपको यहां पर मेंशन करना होगा टू 9% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख। सो ये एक सिंगल एंट्री पास की जाएगी और इस एंट्री में ही आपको वो लाइन मेंशन करनी है जो हमने फर्स्ट केस में लिखी थी, यानी यहां पर भी आपको लिखना होगा बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, या फिर यहां पर आप लिख सकते हो बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज एन एडिशनल सिक्योरिटी फॉर द बैंक लोन। सो यहां पर आपका नरेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, वही लाइन आपने यहां पर मेंशन करनी है। सो जर्नल एंट्री पास करने के बाद अब हमें इसकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी प्रिपेयर करना होगा और इसकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए चलिए उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं सो नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट हमें वर्किंग नोट किस चीज का प्रिपेयर करना है, अगेन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अब हमारे पास दो बोरोइंग्स हैं, फर्स्ट जो बैंक लोन एक्वायर किया गया है और सेकंड जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। अब क्योंकि हमने डिबेंचर्स को इशू करने के लिए जर्नल एंट्री पास की है सो इसका मतलब हमें डिबेंचर्स को भी यहां पर रिकॉर्ड करना होगा। सो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर मेंशन करना होगा लोन फ्रॉम एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 8 लाख रुपीस का है। लोन के अमाउंट रिकॉर्ड करने के बाद अब हमें यहां पर डिबेंचर्स को भी एंटर करना होगा और यहां पर हम लिखेंगे 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सो ये अमाउंट हमारे पास आएगी 10 लाख। अब क्योंकि ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो इसका मतलब हमें अमाउंट तो कोई रिसीव होगी ही नहीं, बस हमें ये शो जरूर करना है कि ये जो है वो हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की है। सो इसी अमाउंट को हम यहां पर डिडक्ट भी कर देंगे क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। क्या लिखेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख। सो 10 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया सो यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अगेन हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 8 लाख। सो अगर आपको जर्नल एंट्रीज पास करने के बारे में बोला जाता है तो आपको जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग यहां पर डिबेंचर्स को शो करना है, लेकिन क्योंकि ये कोलेटरल सिक्योरिटी है इसकी कोई अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो रही है इसीलिए सेम अमाउंट को आपने डिडक्ट भी कर लेना है। सो चलिए अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर हेडिंग मेंशन करनी है सो बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट हमें गिवन होगी वो हम यहां पर एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड, लेकिन अगेन हमें एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने, फुल बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी। सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज से। सो नॉन करंट लायबिलिटी में हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए, सो हमें वही यहां पर मेंशन करना होगा। सो अगेन वर्किंग नोट 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी अमाउंट आई है 8 लाख। सो यहां पर हम 8 लाख मेंशन कर देंगे और ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एसेट साइड आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो सिंपल है, आपने बैंक लोन एक्वायर किया है
तो ऑब्वियसली आपको बैंक में अमाउंट रिसीव हुई होगी। तो एसेट साइड भी आप ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हो, एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट में हमें कुछ नहीं गिवन, इसलिए हम डायरेक्टली करंट एसेट से स्टार्ट करेंगे। करंट एसेट्स में हमें क्या मेंशन करना होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो ये हमारे पास अगेन 8 लाख आ जाएगा। सो अगर आपको बैलेंस शीट मैच करनी है तो आप मैच करने के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास वो केस था जिसमें कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और ड्यू डेट पर वो लोन की अमाउंट वापस कर देगी और अपने डिबेंचर्स को वापस मांग लेगी सिक्योरिटी के तौर पर जो दिए गए थे। लेकिन अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती, उस केस में क्या किया जाएगा ये भी हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और अब तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज अभी इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको अभी शेयर कर दीजिए। सो ये हमारे पास सेकंड केस, नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स, यानी अगर कंपनी ने बैंक से लोन एक्वायर किया है और सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स इशू किए, और अगर इन दैट केस कंपनी अपनी पेमेंट नहीं कर पाती तो इन दैट केस क्या रिकॉर्डिंग्स की जाएंगी, क्या ट्रांजैक्शंस मेंटेन की जाएंगी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इफ कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे देयर लोन अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट देन लेंडर विल एक्सरसाइज देयर कंट्रोल टू रिकवर देयर अमाउंट। अगर एक कंपनी लोन की अमाउंट प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर पाती तो कंपनी जो है वो अपनी अमाउंट रिकवर करेगी बाय एक्सरसाइजिंग देयर कंट्रोल ओवर द डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स उनके पास हैं, सो डिबेंचर्स के थ्रू वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। नाउ लायबिलिटी अराइजेस टुवर्ड्स द कंपनी टुवर्ड्स द कोलेटरल सिक्योरिटी। अब क्योंकि कंपनी ने लोन के अमाउंट तो वापस की नहीं है, इसीलिए जो कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पर डिबेंचर्स दिए गए हैं उसके अगेंस्ट उनकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी और डिबेंचर्स को पेमेंट करना इज कंपल्सरी। सो इसकी क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डिबेंचर्स को इशू करना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसमें क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं ये अभी आपको बताई गई हैं। जब एक कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इन दैट केस कंपनी को कोई पैसा तो रिसीव हो नहीं रहा, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट की एंट्री तो नहीं आने वाली। कौन सी एंट्री आएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स। सो जब डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की जाती है तब ये एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन अगर पेमेंट ना कर पाए कंपनी तो इसी एंट्री को सबसे पहले रिवर्स किया जाता है। यानी नॉन पेमेंट के केस में फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आएगी, -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। यानी जो एंट्री इशू के टाइम पर रिकॉर्ड की जाती है उसके ऑपोजिट हो जाती है अगर कोई कंपनी अपनी पेमेंट ना कर पाए। अब क्योंकि पेमेंट नहीं की है इसलिए हमने रिवर्स एंट्री पास कर दी, लेकिन अमाउंट की रिकवरी करने के लिए बैंक क्या करेगा, अमाउंट रिसीव करेगा कंपनी से। सो कंपनी ने पैसे देने थे बैंक लोन के, अब क्योंकि वो डायरेक्टली पेमेंट तो नहीं कर पाए लेकिन इनडायरेक्टली उनको डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। सो अगर पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी, और जब लायबिलिटी कम होती है तब हम उसको जर्नल एंट्रीज में डेबिट करते हैं। सो इसका मतलब बैंक लोन जो कि कंपनी के लिए लायबिलिटी थी अब वो डिक्रीज हो रही है, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो इसलिए एंट्री क्या आएगी, यहां पर हम लिखेंगे बैंक लोन, जो कि लायबिलिटी थी लेकिन अब डिक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट कर दी जाएगी। अमाउंट कितनी आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट, जितना लोन एक्वायर किया गया था
वो यहां पर आएगा। अब क्योंकि लोन के साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड किया जाता है, सो इसलिए इंटरेस्ट भी यहां पर हमें डेबिट करना होगा और यहां पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं की होगी तो इंटरेस्ट भी वापस नहीं किया होगा। इंटरेस्ट भी मतलब कंपनी के लिए लायबिलिटी थी, पेमेंट नहीं कर पाए थे इसलिए लायबिलिटी थी, लेकिन अब वो इनडायरेक्ट वे में डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, तो यहां पर भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसको भी हम डेबिट कर देंगे। सो यहां पर क्या आएगा, इंटरेस्ट अमाउंट। सो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री। अगर एक कंपनी अपनी लोन की अमाउंट वापस नहीं कर पाती और इनडायरेक्ट वे में डिबेंचर्स के थ्रू उसकी रिकवरी की जाती है तो लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि डिबेंचर्स यूज किए गए हैं सो इसलिए यहां पर हमें मेंशन करना होगा $% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां पर क्या आएगी, डिबेंचर्स की ओरिजिनल वैल्यू, जितने के डिबेंचर्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट यहां पर क्रेडिट की जाएगी। सो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं जी लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम देना बैंक। सो कंपनी ने 8 लाख का लोन एक्वायर किया है देना बैंक से और इस लोन के बदले में वो अपने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं जो कि 10,000 डिबेंचर्स हैं और ₹100 ईच, यानी 8 लाख के लोन के लिए वो 10 लाख के अपने डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं। द कंपनी वॉज अनएबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज 2 लाख एज ऑन 31 मार्च 2020। सो कंपनी अपनी लोन की अमाउंट रीपे करने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसके कारण अब उसके डिबेंचर्स यूज किए जाएंगे। अब क्योंकि उसने प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं की है तो इसका मतलब जो 2 लाख इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी वापस नहीं की है। सो आपको क्या पूछा गया, देना बैंक ऑन 31 मार्च 2020 exercised the right vested in it but way of debentures being issued as a collateral security। सो देना बैंक क्या करेगा, 31 मार्च 2020 को डिबेंचर्स को यूज करेगा अपनी अमाउंट को रिकवर करने के लिए। सो इसका मतलब हमें एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू डिबेंचर्स यूसेज बाय द बैंक, मतलब डिबेंचर्स को यूज किया जाएगा बैंक के द्वारा क्योंकि वो अमाउंट जो है वो रिकवर करने में नाकामयाब साबित हुई है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर हेडिंग मेंशन कर देंगे, जर्नल ऑफ जी लिमिटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर डेट्स मेंशन करनी होगी। फर्स्ट डेट हमारे पास कौन सी आएगी, 1 अप्रैल 2020। डिबेंचर्स को इशू करने के लिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हम 1 अप्रैल 2020 या फिर 2019 यूज कर सकते हैं। हमारे डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर 2019 रिकॉर्ड किया जाएगा, 2019। सो सबसे पहले डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसके बारे में आपको पता है कि हमें अमाउंट रिसीव नहीं होगी क्योंकि हम उसको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। सो क्योंकि बैंक तो रिसीव नहीं हो रहे इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी, 10,000 डिबेंचर्स हैं, ₹100 ईच, सो ये हमारे पास आएगा 10 लाख। और यहां पर हम मेंशन करेंगे टू 10% डिबेंचर्स। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये एंट्री नहीं पूछी गई है लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दी गई है ताकि अगर एग्जाम में आती है तो ये क्लियर हो जाए। डायरेक्टली आपको पूछा गया है कि अगर कंपनी पैसे नहीं पे कर पाती तो देना बैंक कैसे सिक्योरिटीज को यूज कर सकता है अपनी अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहले 31 मार्च 2020
इस डेट को ऑपोजिट एंट्री पास की जाएगी क्योंकि अमाउंट रिकवर नहीं कर पाया देना बैंक। सो इसकी ऑपोजिट एंट्री हम पास कर देंगे। एंट्री हमारे पास आएगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, अगेन 10 लाख। नरेशन सबने मेंशन करनी है आपने। ऑपोजिट एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद अब अमाउंट रिकवर की जाएगी सेम डेट को 31 मार्च 2020। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर की जाएगी। सो क्योंकि बैंक लोन कंपनी के लिए लायबिलिटी थी, लेकिन अब क्योंकि रिकवर हो रहा है बैंक लोन यानी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो बैंक लोन की ओरिजिनल अमाउंट है 8 लाख। सो यहां पर हम 8 लाख मेंशन करेंगे। रिमेनिंग 2 लाख जो कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी लायबिलिटी है और वो भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख। लास्ट में जो डिबेंचर्स हैं वही यहां पर मेंशन करने होंगे विद ओरिजिनल अमाउंट टू 10% डिबेंचर्स दैट इज 10 लाख। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सो अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस हैं उसके बारे में आपको नोटिस मिलता रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर हम बात करें अनअकैडमी के बारे में तो अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, डेली प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी और रिटन नोट्स भी PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अगर हम बात करें इनके प्राइजेस के बारे में, सो ये हमारे पास क्लास 11th की प्लस सब्सक्रिप्शन है। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो जॉली10, उसके अकॉर्डिंग आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइजेस आपके सामने अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हैं। क्लास 12th की बात की जाए तो ये क्लास 12th की प्लानिंग आपके पास अवेलेबल है। जॉली10 ये आपका कोड है जो आप यूज़ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जो कि एक स्पेशली 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है जो पर्सनल अटेंशन चाहते हैं। यानी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, पर्सनली लाइव डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे, आपकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। स्टडी प्लानर प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपनी रेगुलर प्लानिंग चेक कर सको और आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले तो मिलेंगे ही, यानी इसमें आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा फॉर स्पेशल अटेंशन। अगर इसके प्लान्स के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे पास प्लान अवेलेबल है। क्लास 11th का प्लान आपके सामने अवेलेबल है। 6 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लान्स आपके पास अवेलेबल हैं। जॉली10 आप कोड यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ अवेलिंग दिस, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लास 12th के बारे में तो ये हैं हमारे पास क्लास 12th के प्लान्स। 6 एंड 12 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसको आप चूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द कोड जॉली10। सो लास्ट में मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर देना ताकि जितनी भी स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में आपको नोटिस मिलता रहे, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी स्पेशल क्लासेस।